ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 61, ट्यूसडे, अप्रैल 29। देखो, लेक्चर का आगाज़ से पहले मैं एक दो पॉइंट्स पे बात करूँगा। सबसे पहली बात एग्ज़ाम के हवाले से, या चले एग्ज़ाम से पहले हम बात करते हैं रिज़ल्ट के हवाले से। आप लोग ने बचपन से एक जुमला सुना होगा कि मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, ठीक है। अगर गौर करो, बचपन में वालिदैन ने भी ये समझाया होगा, और यही बातें जो है एज ए टीचर भी आप लोग ने समझाई होंगी दूसरों को, और ख़ुद भी आप लोग को ये कहा गया बेटा मेहनत करो कामयाबी मिलेगी। लेकिन हमारे इस पूरी तमाम एकेडमिक्स के अंदर या हमारी तरबियत के अंदर कहीं भी इस बारे में बात नहीं होती कि अगर फेल हो जाओगे तो क्या करना है। कहीं बात हुई इस बारे में? हमारे यहाँ हमेशा इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन, लेकिन फेलियर ज़िंदगी का हिस्सा है। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कदम रखते हैं, आपको नज़र आता है कि कई बार आपकी किसी गलती के बगैर भी आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब तवज्जो से काम करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट आपका फिर भी अच्छा नहीं आता। बाज़ दफ़ा आपके साथ सरासर नाइंसाफ़ी की जाती है। ये सारे इश्यूज़ आप लोग फेस करते हैं। सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों में, या हमें किसी ने सिखाया कि बेटा रिज़िलियंस भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर तुम कभी हार जाओ, गिर जाओ, तो तुम्हारे लिए दोबारा उठना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मेहनत करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है। मेहनत के साथ तुम्हारे अंदर इस सलाहियत का होना भी ज़रूरी है कि तुम गिरो तो गिर के उठ सको। आप लोग ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, आप फॉर एग्जांपल फिजिकल फिटनेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं। आप में से बाज़ लोग HTML वाले कोर्स में परेशान हो रहे हैं, नहीं हो पा रहा। अब सवाल ये है कि जब वो गिरे तो क्या गिर के दोबारा उठे, उन्होंने छोड़ दिया कि हमने कोर्स करना ही नहीं। फिजिकल फिटनेस का मसला होता है, किसी भी किस्म के बहुत सारे मसाइल होते हैं। हमने ये बात देखी है लोगों के अंदर, जैसे जिनकी हार्ट सर्जरी वगैरह हुई है, तो बस हार्ट सर्जरी के बाद बाहर निकले तो बस गए। अब वो जब उस ऑपरेशन के बाद, होना तो ये चाहिए था कि नए अज़म के साथ अपने ऊपर काम करें, तवज्जो से काम करें, लेकिन उनका एटीट्यूड ही कुछ ऐसा बन गया कि बस अब दुनिया से हम गए, अब जाने वाले हैं। किसी भी वक्त जो है हमारा दिल हमारा साथ छोड़ देगा। वजह क्या थी? उनके अंदर रिजिलियंस नहीं थी। एज ए स्टूडेंट आप लोग के लिए ज़रूरी है इस बात को समझना कि बेटा ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी नहीं मिलती, फेलियर्स भी मिलते हैं। तमाम तो सही काम करने के बावजूद भी आपको फेलियर मिलते हैं, नंबर वन। नंबर टू, एज ए टीचर आपने अपने स्टूडेंट्स को भी ये समझाना चाहिए कि बेटा अगरचे हम तुम्हें कहते हैं कि बेटा नाकामी कोई ऑप्शन नहीं है, मेहनत करनी है। तुम्हारे एक नंबर भी कम आए तो तुम्हारे नंबर क्यों कम आए? हम बच्चों के पास लंबी लंबी इसी बात पे क्लास लेते रहते, डांटते रहते, क्यों कम आए। लेकिन आपका ये काम है बच्चों को समझाना कि बेटा बाज़ दफ़ा सब कुछ करने के बावजूद भी नाकामी मिलती है, और उस सूरत में तुम्हारा काम है कि तुम सब्र से काम लो और दोबारा हिम्मत के साथ, अज़म के साथ दोबारा उठ खड़े हो और काम करो। मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? मैं इस बारे में इस वजह से बात कर रहा हूँ कि देखिए, आप लोग का जो अभी B.Ed का रिजल्ट आएगा, अब आप लोग कहेंगे सर पहले से मायूस कर रहे हैं। मेरा काम है मैं आप लोग को पहले से तैयार करूँ। मेरे पास रोज़ाना कोई ना कोई स्टूडेंट आ रहा है, कोई ना कोई शिकायत लेकर, सर रिजल्ट में ये मसला हुआ। हम पहले शिकायत करते थे कराची यूनिवर्सिटी की, और यकीनन कराची यूनिवर्सिटी का असेसमेंट का सिस्टम बहुत बेकार है, और वाज़े तौर पे वो तासुब का एक रवैया नज़र आता है एफिलिएटेड कॉलेजेस के साथ। मैं जिन लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, मैं उनको मशवरा देता हूँ वहीं पढ़ लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है बहरहाल वो अपने लोगों के साथ ये तासुब नहीं रखते, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चों को बहरहाल वो तंग करते हैं, और अच्छा खासा तंग करते हैं। खुदा ना खास्ता आप लोग का रिजल्ट में कुछ ईच नीच हो तो आपने वहाँ पे मायूस नहीं हो जाना। आप लोग किस मकसद के लिए आए हैं? आप डिग्री लेने के लिए। अब एक सिस्टम गंदा है, ठीक है, हम एक बुरे ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे कॉम्पिटेंसी नहीं है, ना अहली ज़्यादा है, लोगों में काम में ईमानदारी से ना करने का रुझान है। वी शुड लर्न टू सर्वाइव विद इट एज लॉन्ग एज वी हैव टू लिव हियर। हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, कितनी चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन हम घर से बाहर निकलना नहीं छोड़ते, हम सर्वाइव करना सीखते हैं। यही चीज़ रिजल्ट के हवाले से। फिर एक और चीज़ हमें नज़र आई है कि हमारे इंटरनल असेसमेंट के अंदर भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं बड़ी बड़ी, मतलब देख के बंदा हैरान रह जाता है कि हुआ क्या। अब पहली बात, कल खुद टीचर बने तो ये गलती रिपीट ना करें। नंबर टू, जब कोई टीचर कॉपरेट कर रहा है, अपनी ग्रेडिंग स्कीम सब चीज़ें आप लोग को वाज़ेह तौर पे बता रहा है, आपको स्कोर दिखा रहा है, तो उससे कॉपरेट करें। हमारे यहाँ बाज़ बच्चे होता है क्या, टीचर क्यों घबराते हैं? अगर टीचर आप लोग को पहले से इंटरनल असेसमेंट का रिजल्ट बता दे तो गलतियाँ ना हो। मसला लेकिन ये होता है कि जब बच्चों को बता दो तो आके दबाव डालते हैं, तंग करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से दबाव डालने की कोशिश करते हैं, और बाज़ तो इतने बेखौफ होते हैं कि बेशर्मों की तरह आके कहते हैं हमसे दुश्मनी की गई है।
तो एक स्टूडेंट ने मुझसे आके ये कहा, तो मैंने उससे ये कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि इतने सालों में जो तुम पास हुई हो, तुम दोस्ती पे ही पास हुई हो। तो खुद गौर कर लो तुम कह क्या रही हो। अगर तुम्हारे फेल किया है कि दुश्मनी में, तो पास तुम इसका मतलब है दोस्ती में होते आई हो। सलाहियत करो तो तुम्हारे कोई ताल्लुक ही नहीं इस बात का। तो ये वो चीज़ें होती है जो हमारे यहाँ के अहमद किस्म के लोग इन बातों को समझते नहीं है और सबके लिए चीज़ों को मुश्किल और दुश्वार बना देते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं आगे अपने कोर्स के हवाले से। हमारे जो टीम ऑडिट कर रही है, उस ऑडिट टीम ने हमें ये रिस्पांस दिया कि सर कराची यूनिवर्सिटी का पेपर देखा तो देख के हम लोग परेशान थे, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हमें आती नहीं है। ठीक है, और आप लोगों ने जब पेपर देखा होगा आप लोग का भी यही रिएक्शन होगा। अब पहले अभी इस मेरी बात को समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात, मेरे पास पढ़ाने का एक तरीका ये है, जैसे अगर याद हो मैंने कुछ दिनों पहले एक लेक्चर के अंदर इसकी एग्जांपल भी दी थी कि मैं यूं भी पढ़ा सकता है कोई टीचर कि लेट्स से कि बेटा लेसन 1, लेसन 2, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4 पढ़ लिया। हाँ जी, ज़ोबिया की परफॉर्मेंस क्या है कि ज़ोबिया जो है ना आजकल चैप्टर 4 पे पहुंची हुई है। और दूसरा तरीका क्या है कि टीचर कॉम्पिटेंसी पे तवज्जो दे रहे हैं। उसने कहा कि चैप्टर 1 तुम पढ़ोगे, चैप्टर 2 पढ़ाया, आपको चैप्टर 3, चैप्टर 4 तुम्हारा पढ़ने का काम है। आईसीडी कोर्स के अंदर मेरी भी यही कोशिश रही कि मैं तमाम चीज़ों से आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे दूँ। आप लोग तमाम प्रोसेस से गुजर चुके हों। हर बात को मैंने क्लास के अंदर बार बार डिस्कस करने की कोशिश की, तमाम तरह इशूज़ को। अब पेपर में कोई सा भी सवाल आएगा तो आपने ना तो हैरान होना है ना परेशान होना है। आप इस बात पे ट्रस्ट करें कि आप उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। 2.5 वालों के अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि हमारे पास हर साल 2.5 में वो बच्चे आते हैं जिनका पढ़ाई में बड़ा गैप होता है, और वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि एडीए वाला सिस्टम भी चल रहा है, एडीए और फिर साथ में हमारा बीए वाला सिस्टम भी चल रहा है। बीए वाले सिस्टम को वो फेज आउट करना चाह रहे हैं। तो ये जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वक्त के साथ साथ हमारे पास वही लोग आएंगे ज़्यादातर जिन्होंने काफ़ी पहले बीए किया होगा, क्योंकि नए वाले सारे के सारे एडीए वाले होंगे। अभी तक एडीए वालों को 2.5 में एडमिशन की कराची यूनिवर्सिटी ने परमिशन नहीं दी। अब इस गैप की वजह से भी जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो वहां पे जाके आपके हाथ पैर यकीनन फूलेंगे, परेशान होंगे। ठीक है, और एक तो गैप की वजह से, दूसरा आप लोग का पहला पेपर है। बीएड थर्ड ईयर जो है, 4 ईयर वालों का, सॉरी 4 ईयर वालों का थर्ड सेमेस्टर है, उनके यहाँ ये मसला इतना नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि वो ऑलरेडी 2 पेपर से गुजर चुके होते हैं। ठीक है, और उनमें जिन्होंने छोड़ना होता है वो छोड़ के आ चुके होते हैं। अब जो उनका बंदा क्लास में बैठा हुआ होता है, वो बंदा होता है जिसने पहले जिसे नहीं छोड़ना, वो टिक के बैठा हुआ है। आप लोग के साथ अलबत्ता ये मसला होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करें। आप लोग को हर चीज़ आती है, हर चीज़ से आप लोग गुजर चुके हैं, वहां पर जाके परेशान नहीं होना। लास्ट सेमेस्टर भी बच्चे ऐसे ही परेशान थे जैसे आप लोग हैं, बल्कि आपसे ज़्यादा परेशान थे। पेपर देने आए, पेपर दे के बाकायदा मैसेजेस मेरे पास आए, सर बहुत अच्छा हो गया, सर बहुत, सर हर चीज़ आती थी, सर सबसे आसान पेपर तो आईसीटी का लगा। वजह कहते यहाँ पे तो इतना दबाव डाला गया था कि जब वहां पहुंचे तो उनके लिए तमाम चीज़ें आसान हो गई थी। आप लोग इसलिए घबराएं नहीं। अब आने वाले दिनों में मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू करूंगा। मसलन प्रिंसिपल साहब ने कहा कि कल से क्लासेस खत्म हो रही हैं मसलन, तो भी मैं पढ़ाता रहूंगा। अब आप कहेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं? मैं पास के पेपर्स करवाऊंगा। किसी ने कहा सर ये क्या बात हुई? भाई देखो, मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब जो मैं चीज़ करा रहा हूँ ये मैं एडिशनल चीज़ करा रहा हूँ ग्रेवी में। आपने अटेंड करना है, करें, नहीं करना ना करें। अगर से जो भी बंदा मेरा जो साथ दे रहा होता है मैं उसको हमेशा रिवॉर्ड देता हूँ, तो ये तो ध्यान में रखना। लास्ट सेमेस्टर मैंने अपना 4 ईयर वालों को कंप्यूटर लिटरेसी पढ़ा रहा था। मैंने उनकी एक एक्स्ट्रा क्लास लेके सारे पेपर डिस्कस किया, अपना भी पेपर डिस्कस किया था, और फिर वही पेपर आया भी था। और जो लोग उन्होंने अटेंड किया था मैंने उनको मार्क्स वगैरह इस तरह से दिए थे। तो आने वाले दिनों में मेरी क्लास वगैरह मैं मशवरा दूंगा कि अटेंड करें, वरना वहाँ जाके आपने परेशान ही होना है। पास पेपर्स अगर आपने बाकी टीचर से बात की होगी तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बात की किसी टीचर से? नहीं की? तो सारा मेरे ऊपर ही बलवा गिरता तुम लोग का। तो क्या कह रहे हैं? हमने सारे पास पेपर कलेक्ट किए हैं, हम एक एक सवाल के ऊपर से गो थ्रू करेंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी कोई और करवाए तो मुझे भी बता देना। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हो गई। अच्छा, फिर एक और बात मैं आगे इस बात को लेकर चलूंगा कि कुछ लोग मुझसे मुतालबा करते हैं, सर आप हमें ना कराची यूनिवर्सिटी के पेपर की तैयारी करवाएं। तो यार बात यह है कि आप लोग एक तो मैट्रिक में नहीं हो, ना ही आपने किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया हुआ है। मेरे ख्याल यहाँ पे आपको पढ़ाना है, आप बड़े हो गए, कराची यूनिवर्सिटी के पेपर की तैयारी करना आपका काम है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या हर टीचर नोट्स प्रोवाइड कर रहा है? नहीं। ओके, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने पेपर भी सॉल्व करके रखे हुए हैं, अगर आप देख रहे हैं कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर मैं आईसीटी का भी कर दूंगा बाकायदा। उसके अंदर मैंने सॉल्व करके लिखा हुआ था कि इस वाले लिंक पे जाओगे तो इसका आंसर, इस वाले लिंक पे जाओगे तो इस वाले सवाल का आंसर यहाँ पे मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद है।
अब याद करना तुम लोग का काम है। अब लोग चाहते हैं कि जी यहाँ पे आप रिटन टेस्ट लें और हम टेस्ट करेंगे, आप हमारी कॉपी में चेक करें। भाई कोचिंग सेंटर वाला सिस्टम नहीं है। इस लेवल पे आकर तुम लोग के अंदर सलाहियत और एबिलिटी और कॉम्पिटेंसी की बात करनी चाहिए, ना कि पेपर की। अलबत्ता पेपर एक अहम जुज़ है, उसकी तैयारी करना वो भी ज़रूरी है, लेकिन बहरहाल काम आप लोग का अपनी जिम्मे बनता है, आप लोग को अपने तौर पर उसकी कोशिश करनी चाहिए। हर चीज़ टीचर के सर पर डाल देना आप लोग का इंतहाई गैर मुनासिब मुतालबा होगा, जो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। जो चीज़ें हमने यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ की हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये चीज़ें कहीं और नहीं मिलेंगी। कहीं और पे भी कोई भी आपको कैनवा वगैरह पे इतना ज़्यादा काम कोई भी नहीं करा रहा। किसी भी आप एफिलिएटेड कॉलेज तो क्या, आप खुद कराची यूनिवर्सिटी में जाके पूछ ले वो कितना काम करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे होते। यहाँ पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला है। ये वो चीज़ है जो आपके आगे चल के काम यकीनन इंशाअल्लाह ताला काम आएगी। सिर्फ एग्जाम से घबरा के आप जो हमने सब कुछ किया हुआ उस पर पानी फेरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर एक और भी चीज़ है, आने वाले दिनों में क्लासेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मुझे फीडबैक चाहिए। मैंने कहा था फीडबैक के मैं मार्क्स दूंगा, लेकिन मैं ये भी देख चुका कि फीडबैक हमारे बच्चों को देना नहीं आता। वो या तो बिल्कुल पॉजिटिव बात करते हैं, बहुत ही अच्छा था, या नेगेटिव बात ऐसी बेतुकी सी करते हैं कि जिसका ना कोई सर होता है ना पैर होता है। तो फीडबैक से क्या मुराद है, क्या चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी मैंने डिस्कस करना है। तो आते रहेंगे तो ये सब चीज़ें होंगी। मेरा जो मार्किंग का क्राइटेरिया होता है कि स्टैगर्ड होता है, ठीक है। जैसे जिन लोग ने रेगुलर आते रहे, ठीक है, और उन्होंने असाइनमेंट वक्त पे जमा कराए, तो उनके मार्क्स जाहिर सी बात है 38 से 40 के दरमियान, 37 टू 40 के दरमियान होंगे। वो लोग जो रेगुलर नहीं आए हैं तो और उनके मार्क्स तो हो ही नहीं सकता कि जो 40 तक पहुंचे या 35 से अब पहुंचे, मैं पहुंचने नहीं दूंगा भले कुछ भी हो जाए। ठीक है, उस बच्चों को मुझे रिवॉर्ड करना जो रेगुलर आया है, जिसने आके वक्त पे सारे काम किए हैं। मुझे सबके नाम याद है, मुझे एक्टिविटी याद है, मुझे कैसे ही याद नहीं होगा किसने कैसे काम किया। ठीक है, अब वो लोग जिन्होंने असाइनमेंट किया ही नहीं है तो वो तो भूल जाए, भले कुछ भी हो जाए, भले वो आके जितना चाहे रोए कि कराची यूनिवर्सिटी ने हमें पास कर दे, ये कर दिया, डजेंट मैटर, मैं नहीं करूँगा पास असाइनमेंट के बगैर। तो ये स्टैगर्ड मार्किंग होती है। तो ये आप लोग को मौका मिल रहा होता है कि फीडबैक अपने तफसील से फीडबैक दे दिया, या आपने जो अगली एडिशनल क्लासेस उनको अटेंड कर लिया, तो यहाँ से आपके कुछ ना कुछ मार्क्स कवर हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब इस पूरी तमहीद के साथ हम थोड़ा आगे चलते हैं और हम टॉपिक करते हैं। अगर आप अगर वो एरो की दबाएं, लेफ्ट एरो की, सॉरी राइट एरो की, राइट राइट जी जुबिया, जी बिल्कुल होगा, आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा। और हाँ, मैंने पूछा, मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया कि लास्ट डेट क्या होगी। मैं पूछ चुका, ये मैंने संडे को भी सवाल पूछा था, अभी नहीं आया। आप लोग का सीट नंबर नहीं आया, अभी तो सीट नंबर मैं रोजाना शोर मचा रहा हूँ, सीट नंबर नहीं आया। अभी आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म जाना है। आप लोग कितने से, आप लोग एक ही क्लास में बैठे हुए होगे, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगे। और अगर डिस्ट्रीब्यूट हो भी गए तो हमारा काम है आप तक क्लास कॉपी पहुंचाना, अब उसकी टेंशन ना लें। ठीक है, आप लोग कराची यूनिवर्सिटी जाएंगे उससे पहले आपको सब डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगी। अभी उनका काम है, उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया। आप लोग का सीट नंबर अभी तक नहीं आया, हम उसका वेट कर रहे हैं। अभी एग्जामिनेशन फॉर्म जाना है, 30 अप्रैल के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा, आप लोग की अटेंडेंस देख के दिया जाएगा। ठीक है, तो वो सारे काम अभी होंगे, अभी सब काम बाकी हैं। वैसे मुझे नहीं लगता क्लासेस जो है ना तो जल्दी खत्म होने वाली है, मेरे ख्याल में ये इसको 8 तक लेकर जाएंगे, क्योंकि जो 7 मई तक बता रही है तो ये चलेगा अभी हमारा। ठीक है, अच्छा चलो अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कोर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर आप ये टॉपिक्स भी करा रहे हैं। तो यार ये वो टॉपिक्स है जो आप कर चुके हो, आपको पता है, लेकिन आप रियलाइज नहीं कर रहे। ओके, आप उस प्रोसेस से गुजर चुके लेकिन आप रियलाइज नहीं कर रहे। जी तू वो किस चीज़ की, हाँ क्वेश्चन की भाई, तो इस क्वेश्चन की कॉम्प्रिहेंशन, हाँ बोले, मुझे कोई मसला नहीं, बोले 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 ना, मुझे कोई मसला नहीं है, हाँ बोले। आना चाहे आ सकते हैं, टीचर बुलाना चाहे तो आ सकते हैं, बात टीचर अपने असाइनमेंट वगैरह के लिए बुलाते हैं, वैसे नहीं आते। लेकिन ये नहीं होता कि आ ही नहीं सकते, टीचर बुलाएगा तो आते हैं। बात टीचर ने अपने असाइनमेंट के लिए कॉल किया हुआ होता है, बच्चे आते हैं जमा कराने के लिए, और अपने इशूज़ वगैरह डिस्कस करने के लिए आ सकते हैं। आप लोग पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आप लोग को आंसर कॉपी दिखानी है। अब आप लोग का पेपर 22 हो रहा है, तकरीबन सेकंड लास्ट पेपर है, उसके बाद आखिरी पेपर है। अब मैं आंसर कॉपी से अगर आप लोग को दिखाऊंगा तो मुझे तो किसी खास दिन बुलाना पड़ेगा ना, तो आना तो पड़ेगा उसके लिए। ओके, तो ये सब चीज़ें तो होंगी। असाइनमेंट्स के हवाले से बात करो, जब ये बात क्लियर है कि मेरे असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं और किसी का असाइनमेंट मुझे बहुत ही बेहुदा लगा, तो मुमकिन है मैं कॉल करूँ कि आओ देखो भाई इसको सही करो, मैं तो पास होने वाला काम तुमने किया नहीं है। ठीक है, तो ये मुमकिन है, जहनी तौर पर तैयार है। ओके,
अच्छा, अब हम क्लोज शुरू करते हैं। तुबा ताहिर ने एक पॉइंट उठाया कि जो कराची यूनिवर्सिटी का पेपर है उसका सवाल की कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो पा रही। या ये बिल्कुल ऑब्वियस इशू है। अगेन बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा बच्चा जो है वो एग्जैक्टली जो सवाल उसको पढ़ाया गया होता है बस उसको वही लिखना आता है, ठीक है। उससे हट के ज़रा सा भी घुमा के सवाल पूछो तो वो परेशान कंफ्यूज हो जाता है। तो ये इशू तो रहेगा आप लोग के साथ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, उसको लाजमन हम करने की कोशिश करें, उसको लाजमन अटेंड करें। अगेन मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, मैंने पूरा कोर्स कराया है। अलबत्ता आप उसको लिंक नहीं कर पा रहे तो थोड़ी सी आपकी कमजोरी है, नॉट मेरी कमजोरी। लेकिन जब मैं उसको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसको अटेंड करेंगे तो होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आप लोग ने सिस्को का कोर्स किया नेटवर्किंग एकेडमी में, ठीक है। आप लोग ने कोड एकेडमी से HTML का कोर्स किया, राइट। मुझे ये बताइए कि इन कोर्सेज को करने के दौरान आप लोग ने क्या क्या फीचर्स देखे, क्या क्या चीज़ें नजर आई। क्या एक तो आपने लॉगिन किया, अकाउंट बनाया उसमें, ओके। उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ, तुबा सिद्दीकी। हम्म। अच्छा, लेकिन लेकिन काम क्या था उसमें, मैं अभी सवाल मेरा ये है कि उसमें आपको क्या चीज महसूस हुई। ओके, MCQs थे, और क्या था। ये सवाल ऐसा ही है जैसे कोई आपसे पूछे कि रेस्टोरेंट में जाते तो वहाँ क्या होता है, मॉड्यूल्स होते हैं रेस्टोरेंट में, ओके। तो मुझे नहीं पता समर कहाँ जाती है, क्या होता है मेन्यू रेस्टोरेंट में, और सर ऑनलाइन अलग थे और पेड अलग थे कोर्सेज, वो रेस्टोरेंट की बात हो रही है तो कहा। हाँ निदा, खाना होता है रेस्टोरेंट में, ठीक है। खाना होता है, बेसिकली खाने के लिए जाते हैं, ठीक है। मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे चारपाइयाँ लगी हुई थी, ओके। अच्छा, तो मीना कह रही कि वहाँ टेबल्स होती हैं। तो बहर आप लोग ने जो ऑनलाइन कोर्स किया तो असल में था क्या, कोर्स का कंटेंट आपको मिल रहा था वहाँ पे, ठीक है, ओके। आपने खुद पढ़ा उसको, और क्या चीज़ थी, जैसे कि आपके बस क्विजेस हो रहे थे, टेस्ट हो रहा था, आपकी प्रोग्रेस आ रही, जो तुबा सिद्दीकी कह रही कि मेरी अपडेट नहीं हो रही, कोर्स का कंटेंट डिलीवर हो रहा था, ठीक है। और साथ साथ आपकी ग्रेडिंग भी हो रही है, असाइनमेंट पे फीडबैक भी मिल रहा था, ऐसा ही है। और कंप्लीट कर लिया सुमेरा तो क्या मिला, सर्टिफिकेट मिल गया, ऐसा ही है। वो एक तरह से आपको गाइड भी कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो कोर्स का ट्रैक है वो भी चल रहा है कि अगर आप यहाँ जब तक ये नहीं करोगे बेटा आगे नहीं बढ़ सकते, ये तुम्हारी समझ से आगे बढ़ना है। और ये चीज हमारे स्कूल में भी होती है कि यहाँ तक नहीं किया तो आगे तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे। ये चीज थी क्या भाई, ये है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। अब आप कह सकते हैं कि सर हमने तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं पढ़ा। आपने ना पढ़ा लेकिन आप उससे गुजर तो गए, पूरा प्रोसेस से गुजर गए आप लोग। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। सुमेरा इतनी अजीब सी शक्ल बना के देख रही भाई, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है LMS की प्रॉपर्टीज क्या हैं, LMS के पार्ट्स क्या होते हैं, आप लोग बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते, क्या आप लोगों ने नहीं किया। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, क्विज होता है, कोर्स का कंटेंट होता है, असेसमेंट होता है, नहीं बता सकते। आप लोग से पूछा जाए कि LMS के क्या फवाइद हैं, हाँ जी क्या फवाइद, नहीं बता सकते। आप लोगों ने खुद पढ़ा ना उसको, तो क्या आप लोगों के पास उसके फवाइद बताने को नहीं है। ये वो चीज है जो तुम लोग को बताना चाह रहा हूँ कि कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, तुम लोग उस प्रोसेस से गुजर चुके हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि हमें किसी ने उंगली पकड़ के बताया हो, वरना LMS तो तुम लोग ने एक क्या तुमने दो LMS इस्तेमाल किए हुए। समझ में आई मेरी बात। LMS है क्या, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके तमाम एजुकेशनल एक्टिविटीज को और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को एक जगह पे कंबाइन करके आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्स की कंटेंट की डिलीवरी को आपके लिए आसान बना रहा हो। एक सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, जिसकी मदद से आप लोग अपने कोर्स कंटेंट को, अपनी क्लास के एडमिनिस्ट्रेशन को ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं। अब LMS के कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, LMS के अंदर क्या क्या चीजें आप लोग को नजर आई। फॉर एग्जाम्पल LMS यूज किया, आप लोग का LMS के अंदर अमूमन क्लासरूम एक बना हुआ है, कोर्स का कंटेंट है, लाइब्रेरी भी है, हेल्पफुल जो किताबें रेटेड बुक्स है वो मिल रहा है, फी पेमेंट का ऑप्शन था, ओके। फॉर एग्जाम्पल कोड एकेडमी के अंदर बस प्रीमियम कोर्सेज थे, जैसे मीना बता रही थी कि पेड कोर्सेज हैं, तो फी पेमेंट का ऑप्शन भी वहीं पे आ रहा है, रिजल्ट भी आपका वहाँ पे आ रहा है, कौन कौन से प्रोग्राम्स आ रहे हैं, किसी प्रोग्राम में एनरोल होना चाहे तो आप वहाँ से उसमें एनरोल हो सकते हैं। ये सारे के सारे LMS के फीचर्स थे, देखें आप लोगों ने अपनी आंखों से देखें माहा, ठीक है। तो अगेन अब तुम लोग ये नहीं कह सकते कि सर वो कोई सा भी कंपोनेंट जो था वो ऐसा था कि हमें
हमें तो पता ही नहीं था। अब क्लासरूम में कॉम्पोनेंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एलएमएस के अंदर अमूमन कम्युनिकेशन के तमाम टूल्स मौजूद हैं। टीचर बच्चे से कम्युनिकेट करना चाहे, बच्चे टीचर से कम्युनिकेट करना चाहे, बच्चे आपस में कम्युनिकेट करना चाहे तो इस किस्म के फॉरम्स वगैरह भी उसके अंदर होते हैं। कोर्स का जो कंटेंट है उसका मौजूद है, असाइनमेंट के सबमिशन का सिस्टम उसके अंदर मौजूद है, ग्रेडिंग का सिस्टम उसके अंदर मौजूद है, आपकी प्रोग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है वो उसके अंदर मौजूद है, अनाउंसमेंट्स है वो मौजूद है, साथ ही साथ आपका कोई कॉलेज का या स्कूल का कैलेंडर। अब हमारा कोई कैलेंडर नहीं है हमारे कॉलेज के अंदर, वरना अमूमन कैलेंडर होता है यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर कि जी इस सेमेस्टर तक, इस डेट तक आपका सेमेस्टर क्लोज हो जाएगा, फला डेट को छुट्टी आ रही है, फला तारीख को हम फला इवेंट को सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे अमूमन ऐसे ही होता है कि अचानक इंकशाफ होता है कि भाई फला इवेंट हो रहा है। कुछ कॉलेज का इशू है, कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमारे हायर अथॉरिटीज का इशू है कि अचानक ही बैठे बैठे लेटर आ जाएगा फला चीज़ आपने मनानी है। बहरहाल तो कैलेंडर वगैरह भी होता है, और आपने शायद देखा हो कि हमने भी अपने चीज़ों को कैलेंडर जब बता दिया जाए कि फला डेडलाइन है तो आप लोग के लिए काम करना खुद ब खुद उसमें आसान हो जाता है। तो इनमें से कोई ऐसा कॉम्पोनेंट जो आप लोग के लिए नया हो, जो आप लोग ने ना देखा हो, ठीक है। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि एलएमएस के क्या पार्ट्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, क्या आप उसका जवाब नहीं दे सकते? अब आपको रट्टा भी ना लगा हुआ हो, याद भी ना हो, तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये फायदा होता है एक्सपीरियंस के जरिए से, ये फायदा होता है कि तुम वहां पे ये नहीं बोल सर मैं पेपर रात भर में जाके तैयारी की थी, सुबह पहुंची तो मेरे बिल्कुल जहन ब्लैंक हो गया और तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, गर्मी बहुत थी, कुछ भी नहीं। क्यों? तुमने अपने एक्सपीरियंस से वहां पे चीजों को लिख कर आना, हाँ भी इसमें ये जवाब आएगा, इसमें ये जवाब आएगा, इसमें ये आएगा, ठीक है। और जब कराची यूनिवर्सिटी तुम्हें उर्दू में पेपर अलाउ कर रही है, पूरा पेपर उर्दू में या पूरा पेपर इंग्लिश में, और मैं तो आपको मिक्स अलाउ कर रहा हूँ, तो वहां पे आपके लिए और आसानी होगी ही होगी, लिखना कौन सा मुश्किल हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें एलएमएस के टीचर के लिए क्या फवायद है। ओके, आपने क्या क्या फवायद इसके महसूस किया एलएमएस के अंदर? हाँ जी, क्या फवायद महसूस किए? ठीक है, डेटा ऑर्गेनाइज है, और ओके स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है, ओके और कुछ बताओ। बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। नासरा, ऑनलाइन कोर्स किया तुमने अभी तक, तो क्या फायदा नजर आया? क्या चीज? क्रिटिकल थिंकिंग कैसे हो गया उसमें? नासरा क्या कह रही हो? नासरा और अनीस तुम दोनों का जवाब ऐसा है कि इसमें मैं अगर मेरे पेपर में लिखा मैं तो मार्क्स ही दूंगा। क्या क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हो रही है? क्या नॉलेज इंप्रूव हो रही है? मतलब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उससे नॉलेज इंप्रूव नहीं हो रही? एलएमएस के फायदे की बात हो रही है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स हो रहा है। सुनहरा कुछ बताओ। बतूल, क्या चीज? असेसमेंट का। देखो सबसे पहली बात तो ये हो रही है कि सारा का सारा कोर्स का कंटेंट आपका एफिशिएंटली एक जगह पे ऑर्गेनाइज हुआ है। काफी हद तक ग्रेडिंग ऑटोमेटिक हुई हुई है, आपको ऑटोमेटिक क्विज वगैरह सबमिट करे वहीं पर जवाब आ रहा है। लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता, बाज दफा असाइनमेंट्स को बाकायदा टीचर सबमिट करके वापस आपको जवाब दे रहा होता है। सबमिट करते टीचर उसको असेस करके अपने वक्त पे फिर आपको जवाब उसका दे रहा होता है। सबसे अहम पॉइंट देखो ये क्या होगा, असाइनमेंट की कलेक्शन कितनी आसान है, सबमिशन कितनी आसान है। कॉलेज के ज़माने में याद है कि जिसने असाइनमेंट मांगा वो असाइनमेंट किसके पास है? सीआर के पास है। सीआर कलेक्ट कर रहा है, सीआर ने पहुंचाया नहीं पहुंचाया कुछ पता नहीं। आपने कहा मिस हमने तो सीआर को दिया था, सीआर ने कहा नहीं मैं झूठ बोल रही इसको तो हमें दिया नहीं था, और आगे चल के मिस ने भी झूठ बोला कि तुम्हारे सीआर ने मेरे पास नहीं दिया था या मेरे पास नहीं पहुंचे। सारे मसले होते थे, ठीक है। या आपने कभी नोट्स चाहिए, आपने कहा, राबिया ने कहा कि यार सर तला ने फला चीज पढ़ाई थी वो उस दिन याद है, तो महा ने कहा कि यार उस दिन मैं तो आई नहीं थी, तुम ना सुमैरा से पूछो। सुमैरा से पूछा, सुमैरा ने कहा मैं क्यों बताऊं, मैं तो रेगुलर आती हूँ, तुम लोग को क्यों बताऊं, फॉर एग्जाम्पल। या सुमैरा ने कहा कि मेरे पास उसकी नोट्स ही नहीं है, उस दिन सर ने मना किया हुआ था। ये सारे मसले होते हैं। लेकिन ऑनलाइन एलएमएस के अंदर आपको ऐसे मसाइल नजर आए, अपने पेज पे आप उसको अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं, कंटेंट सारा आपके पास मौजूद है। जो रिसोर्सेज माहा के पास अवेलेबल है वही रिसोर्सेज नासरा के पास भी है, वही रिसोर्सेज नीलम के पास भी है। अनाउंसमेंट सबके पास पहुंच रही है। आपके पास सबमिशन की जो पूरी टाइमलाइन पूरी बनी हुई, सबमिशन इस डेट को करना है, और जब आपने किया तो पूरी टाइम स्टैम्प बना हुआ आ रहा है, और उसकी टाइम स्टैम्प हम देख सकते हैं आपने कितने वक्त किस वक्त पे किया था। ऑनलाइन कोर्सेज तो एलएमएस के बगैर मुमकिन ही नहीं है। ऑनलाइन कोर्स होगा तो एलएमएस होगा, लेकिन ब्लेंडेड लर्निंग जिसके अंदर ऑनलाइन और इन पर्सन जो लर्निंग है दोनों मिक्स होती है, उसके अंदर भी एलएमएस को यूज किया जाता है। अब देखो मैंने यहाँ पे ब्लेंडेड लर्निंग बता दिया, पहले भी बताया था पेपर में सवाल है तो परेशान होना, पता नहीं ब्लेंडेड क्या होता है। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने चाय की एग्जाम्पल दी थी,
ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर ब्लेंडेड चाय क्या होती है, दोनों दो तीन पत्तियों का मिक्सचर होता है, चूरा और वो पता नहीं जो बहरहाल दो तीन चाय का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाली चीज जो है ब्लेंडेड लर्निंग में कि ऑनलाइन लर्निंग भी है और साथ साथ हमारी रेगुलर इन पर्सन क्लास जो है वो दोनों उसके अंदर शामिल है, उसके अंदर भी एलएमएस को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सा तकरीबन हर स्कूल ने अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर एलएमएस को यूज करना शुरू कर दिया। हर स्कूल जो है अपने एलएमएस के अंदर अपने स्कूल के अंदर एलएमएस को यूज कर रहा है, और आपको एलएमएस से फेमिलियर होना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना आता तो एलएमएस कहाँ से यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि एज अ टीचर आप लोग अपने फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए एलएमएस कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या समझते हैं आपको, आपके एलएमएस से बच्चों को क्या फायदा होगा? एज अ टीचर आप अपने स्टूडेंट्स के साथ एलएमएस यूज करना चाहते हैं तो इसके क्या फायदे हासिल होंगे? स्टूडेंट एब्सेंट होगा तो भी उसको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। और बताओ, आपके लिए आसान है, बेटा वहीं देख लो, वहीं पे चीज़ है, वहीं पे जाके देख लेना। और बताओ निदा। क्या चीज़? ठीक है, एब्सेंट वाली बात हो गई, ओके। और बताओ राबिया। राबिया राबिया हाँ राबिया। गुड एविडेंस है, ठीक है। टाइम स्टैम्प पे बच्चे का हमें पास भी सबूत है कि तुमने किया था नहीं किया था, उसके बाद सबूत है। सदफ, क्या चीज? कोई चीज समझ में नहीं आया तो बाद में भी उसको देख सकते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो जैसे आपने अपनी क्लास में कोशिश की कि हमारी क्लास में कोई सीआर नहीं होगा, सीधे होकर बैठो जरा जो भी। देखो हमारी क्लास के अंदर कोई भी सीआर नहीं होगा। अब उस सीआर ना होने का फायदा क्या हुआ कि हमारी सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है वो ऑनलाइन एक दूसरे से मतलब हम सॉरी, सीआर ना होने की वजह से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि हमारे आपके दरमियान किसी किस्म की कोई वॉल कोई दीवार नहीं रही। आपको जो भी सवाल है आपने डायरेक्ट मुझसे पूछा, मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। हमारे दरमियान ये नहीं रहा कि जी सीआर की वजह से अटेंडेंस नहीं लगी, सीआर की वजह से हमारे असाइनमेंट की सबमिशन नहीं हुई। ना आपको ये फील हुआ ना मुझे ये हुआ, ओके, ना मुझे कुछ हुआ कि सीआर की वजह से अभी तक अटेंडेंस कैलकुलेट नहीं हो रही, असाइनमेंट्स मेरे पास नहीं आए। तो सेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है उसकी मदद से ये तमाम बड़े बच्चों को आसानी हो जाती है कि सबको एक ही जैसा कंटेंट मिल रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि सीआर को अलग से बुला के हम कान में कुछ बता रहे हैं, ये बेटा ये इंपॉर्टेंट सवाल है बता देना, उसने अपने सिर्फ दोस्तों को बताया बाकी सबको नहीं बताया। हमेशा सीआर वाले मामला में इश्यूज रहते हैं, लोगों को हमेशा सीआर से शिकायत रहती है। और मैं इसीलिए अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, अक्लमंद स्टूडेंट वो होता है जो सीआर नहीं बनता, ठीक है। तो और मेरे ख्याल में तो जो बेवकूफ लोग होते हैं वो सीआर बनते हैं, ठीक है। एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं, किसी स्पेसिफिक। फिर आपने वही वाली बात की, आप जो है आराम से, आपको फीडबैक भी मिल रहा है, आप जो है आराम से जो है अपने कामों को जो है आपको कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तमाम उसके फायदे हो गए। अच्छा ये बताओ, हमने कोई एलएमएस यूज किया है? कौन सा? हमने हमारी क्लास में, जोर से बोलो। ओके, देखो हम लोगों ने ना कोई एलएमएस डिस्कॉर्ड, देखो अब सुनो, डिस्कॉर्ड एलएमएस नहीं है। कभी भी तुमसे पूछा जाए कि एलएमएस की एग्जांपल तो तुमने डिस्कॉर्ड नहीं कहना। अलबत्ता हमने डिस्कॉर्ड के, हमने एलएमएस के फीचर्स को यूज करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो एलएमएस नहीं बना। हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं बजरिया डिस्कॉर्ड, अनाउंसमेंट्स कहाँ होती हैं? डिस्कॉर्ड। लेकिन आपके अटेंडेंस का रिजल्ट कहाँ होता है? गूगल शीट पे। क्विजेस कहाँ पर होते हैं? गूगल फॉर्म पे। स्कोर बोर्ड कहाँ होता है? गूगल शीट पे। हम तमाम चीज़ें डिवाइडेड है। अलबत्ता हमने एलएमएस के फीचर्स को यूज करने की भरपूर कोशिश की कि भाई सबको एक जैसा कंटेंट मिल रहा हो, सबके पास जो है अपनी मर्जी से कंटेंट पढ़ने का वक्त हो, अपने आप से वो कंटेंट को पढ़ सके, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। और जो इसके फवायद आपको मेरे ख्याल में महसूस हुए, अगर आप खुद कंपेयर करें, जैसे आपने खुद बता रहे हैं कि अपनी मर्जी से पढ़ लिया, सबके पास डेटा मौजूद है, तो ये सारे वो फवायद हैं जो हमें इस एलएमएस के फीचर्स को यूज़ करने की वजह से हुए। अलबत्ता ये हमारे पास कोई, हमने फुली इंटीग्रेटेड एलएमएस नहीं यूज़ किया। अब जब आपसे पूछा जाएगा एलएमएस की एग्जांपल्स क्या हैं, तो एलएमएस की एक सबसे मशहूर एग्जांपल जिसका नाम आपको पता होना चाहिए और आपने मेंशन करना है, वो है मूडल, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन, मतलब इसको अपने खुद इंस्टॉल करना होता है, वेबसाइट पर चलता है। तो मूडल एक बड़ा फेमस सॉफ्टवेयर है, ओके, और इसको लोग एलएमएस के लिए यूज़ करते हैं और ओपन सोर्स है, फ्री है। अलबत्ता ये मुझे पसंद नहीं आया, इसका इंटरफेस मुझे बहुत ज़्यादा आउटडेटेड सा लगा। बहरहाल आपको जब भी एलएमएस की बात होगी मूडल आपने लाजमन मेंशन करना है। और कोई एग्जांपल जहन में आ रही है आप लोग के?
अगली एग्जाम्पल है गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम बहुत ही फजूल सा एलएमएस है, मैंने एक सेमेस्टर यूज किया था। अब जब मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया था उसके बाद मैंने इसको यूज नहीं किया, वो इतना बेकार था। लेकिन वंस अगेन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एलएमएस है गूगल क्लासरूम। ये कोविड के जमाने में इन्होंने अफरा तफरी में बनाया था, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का रिवाज था, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास भी पूरी टूल्स मौजूद है जिसकी मदद से ऑनलाइन एजुकेशन दी जा सकती है, तो उन्होंने गूगल क्लासरूम बनाया। लेकिन उसमें बेतहाशा बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है, बिल्कुल ही काम का नहीं है। तो बहरहाल लेकिन नंदीलेस आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल मॉडल हो गई, एक एग्जाम्पल गूगल क्लासरूम हो गई। जूम कहां से आ गया? तो फिर तो डिस्कॉर्ड पे भी ऑनलाइन क्लास हो रही है। अगर मान लिया जाए कि डिस्कॉर्ड जूम पे हो रहा था, जूम पे भी, तो फिर तो डिस्कॉर्ड पे भी ऑनलाइन क्लास हो रही है, यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास हो रही है। जूम, स्काइप, डिस्कॉर्ड ये बुनियादी तौर पे कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर हैं। अब उन कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर की मदद से आप कर रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, तो वो एलएमएस थोड़ी कहलाएगा। गूगल मीट भी कम्युनिकेशन का सॉफ्टवेयर है। अब मैं उससे क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, तो क्या जूम के अंदर ग्रेडिंग का सिस्टम है? कोई जूम के अंदर असाइनमेंट सबमिशन का सिस्टम है, फीस मैनेजमेंट का सिस्टम है, कोई लाइब्रेरी है, कोई अनाउंसमेंट है? ओके, तो ये वाली अच्छा वो शाइस्ता ने सवाल पूछा, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि भाई जूम हो गया, स्काइप हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, अगर आप सिर्फ लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो वो एलएमएस नहीं हुआ, उसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी चल रही हैं। सही बात समझ में आई? इसीलिए मैंने कहा कि हमारे पास कोई एलएमएस नहीं था। लेक्चर मैंने डिलीवर किया यूट्यूब पे, क्विज़ेस किया, सबको सारा काम हमने ऑनलाइन किया, लेकिन एलएमएस नहीं था क्योंकि इंटीग्रेटेड नहीं था। ओके, अब मैं कल अगर आपको जूम पे पढ़ा रहा हूं तो ये थोड़ी कि हम एलएमएस यूज कर रहे हैं। एक और सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एडमोडो। अब ये बड़ा जरूरी है पता होना, ये इसलिए जरूरी है कि एचईसी के आउटलाइन के अंदर ये हमारा लिखा हुआ है। एडमोडो के बारे में बच्चों को पता हो, उनको एजुकेट करें, उनको गाइड करें। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी एडमोडो जो है वो 2022 में बंद हो चुका है, और 2018 में डिसकंटिन्यू किया था, नए लॉगिन्स वगैरह नहीं था, और 2022 में तो बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर कराची यूनिवर्सिटी वाले ने पेपर में सवाल बना के दे दिया और पता नहीं उसने खोल के देखा भी, मुझे कुछ पता नहीं कौन लोग पेपर बना रहे हैं, कौन सा आपने खोल के देखा भी नहीं कि एडमोडो चल भी रहा है नहीं चल रहा, पेपर में सवाल दे दिया, तो आप हैरान ना हो भाई, एडमोडो एक एलएमएस है। ओके, और उसके क्या फीचर्स हैं, वही फीचर्स जो हर एलएमएस में होता है, आपने वही लिख दिया, बात खत्म। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल के तौर पर कहा गया तो आपने एडमोडो का जिक्र भी करना है। देखो एचईसी के आउटलाइन के अंदर एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, वो ये कहते हैं कि आपके पास ये सलाहियत, आप जो है आईसीटी का जो कोर्स है वो ऐसी चीज है जिसको हर कोर्स के अंदर यूज करना चाहिए। अगर आप क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो वहां पे टीचर का काम है कि आपको बताए कि जी आईसीटी कैसे क्लासरूम मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो सकती है। अगर आप टीचिंग ऑफ इस्लामियत पढ़ रहे हैं तो वहां पे ये बात हो कि आपको बताया जाए कि टीचिंग ऑफ इस्लामियत के अंदर तुम आईसीटी कैसे यूज कर सकते हो। हमारे यहाँ डॉक्टर सोहेल साहब ने इस्लामियत पढ़ाई, तो उन्होंने बच्चों से इन्फोग्राफिक्स बनवाए, जैसे हमने अभी आप लोग को इन्फोग्राफिक्स दिया, सूरत जुहा का तुमने बनाना है, सूरह यूसुफ का बनाना है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का इन्फोग्राफिक बनाना है। अब देखो वहां पर डॉक्टर सोहेल साहब क्या कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को इस्लामियत के साथ साथ ये भी पता है कि तुम टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। एचईसी की गाइडलाइन भी यही कहती है और तरीका भी यही है। यूनेस्को का फ्रेमवर्क देखो तो यूनेस्को ने क्या बताया कि हर फील्ड के अंदर आपको यूज होता हुआ नजर आ रहा है आईसीटी। लेकिन हमारे यहाँ वही वाली बात की चीजें तो बातें तो बड़ी खूबसूरत की जाती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि उन्होंने आईसीटी का कोर्स बना दिया, एक सेमेस्टर बच्चे ने पढ़ लिया, और बच्चे ने जबरदस्ती का कि बस किसी तरीके से पढ़ के जान छोड़ा, उसके बाद सरतला को अल्लाह हाफिज, और फिर आराम से बैठ के हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ेंगे। लेकिन ये इससे कोर्स का मकसद फौत हो जाता है। आपका काम ये है कि आपने इस चीज को रियलाइज करना कि यार मैं कहाँ कहाँ आईसीटी की इन चीजों को यूज कर सकता हूँ। बेटा नेक्स्ट स्लाइड करना, एरो की दबाओ। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कैमरा, क्लासरूम के अंदर कैमरे का इस्तेमाल। हाँ जी, कैसे करोगे कैमरे का? एज ए टीचर क्लासरूम में कैमरे के साथ कैमरा है तुम सबके पास? तो वाह, कैमरा है, ओके। मोबाइल फोन है मीना के पास, और आप बाकियों के पास, इनके पास 3310 नोकिया का चल रहा है, तो कैमरा भी है ओके मोबाइल में। अब मेरा सवाल ये है, एज ए टीचर तुम लोग क्लास में क्या करोगे? एज ए टीचर क्या कर रहे हो? एज ए टीचर क्या करोगे? वही तो बच्चा बना रहा है, तुम क्या बनाओगे? आपने अपने अपनी वीडियो बना ली, ठीक है, और बताओ, ठीक है, और बताओ। क्लासरूम एक्टिविटी की वीडियो, और बताओ रमशा। ठीक है, प्रोग्राम की वीडियो, और बताओ जुनैरा। जुनैरा एक्टिविटी हो गया, आगे बढ़ो सदफ। अच्छा देखो नेक्स्ट स्लाइड, देखो क्लास के अंदर आपको कैमरा का इस्तेमाल आना चाहिए, क्लास के अंदर आप लोग कैमरा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात लेक्चर की रिकॉर्डिंग। अब आपका देखो बच्चा कौन से माहौल से आ रहा है, आपका बच्चा टिकटॉक के साथ आ रहा है, आपका बच्चा यूट्यूब के साथ आके आ रहा है। आपके लिए जरूरी है इस बात को समझना कि यार जो कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो उससे फेमिलियर नहीं है, वो मोबाइल से ज्यादा फेमिलियर है। क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज करना आप लोग के लिए जरूरी है। आप फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आपने रास्ते में कहीं पहुंचे, आपने कायदम के मजार पहुंच के अपनी वीडियो बना ली, ओके, 2-3 मिनट की बना ली, बच्चों मैं इस वक्त कायदम के मजार पर हूँ, मैंने ये देखा वो देखा। अब आपको पता है बच्चे अपने टीचर से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, राइट। अच्छा जी, टीचर की वीडियो आ गई, बच्चों ने देखी, चलो अब क्या हुआ कि आपने उसी कायदम के मजार की वीडियो के साथ साथ बच्चों तक लेक्चर पहुंचा दिया, किसी हद तक उनको पहुंचा दिया। बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आपने प्लांट्स के बारे में बताया, पहुंच गए, चले जी आप आगे हमारे कॉलेज में आके आपने किसी प्लांट के साथ खड़े होकर तस्वीर वगैरह वीडियो बना ली, जो बेटा ये फ्लावर होता है, ये होता है। अब देखो वही वाली बात तुम क्लास में भी पढ़ा रही हो, लेकिन क्या हो रहा है कि बच्चे को बजरिया वीडियो को जो कंटेंट है तुम उससे से प्रोवाइड कर रहे हो, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से तुमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना महंगा काम होता है क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज टीचर को नहीं प्रोवाइड की जाती। तुमने एक दफा परफॉर्म किया, तुमने उसकी वीडियो बना ली, क्लास की एक्टिविटी हो रही है, तुमने उसकी वीडियो बना ली, और बच्चे तक वो वीडियो तुम इस तरीके से पहुंचा दिया। बच्चे से क्या काम करा सकते हो? गुड। मसला क्या है कि देखो वक्त के साथ साथ तुम ये बात रियलाइज करोगे कि बच्चा क्या है, यार बच्चों की किताब में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, बच्चा वीडियो स्क्रीन से ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब जरूरी है कि उसको एजुकेशन भी पहुंचाई जाए बजरिया स्क्रीन। तो बजरिया स्क्रीन जो जिसको एजुकेशन पहुंचाने का तरीका है, उसमें एक काम क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्लाइड, कि हम उसी बच्चे से बोलें कि बेटा तुमने जो है, तुम जो हो फॉर एग्जाम्पल ये असाइनमेंट तुमने देना है बजरिया वीडियो, प्रेजेंटेशन बनानी है, ओके बेटा प्रेजेंटेशन ना बनाओ और उसकी वीडियो के साथ तुम अपनी वीडियो के साथ प्रेजेंटेशन को बता के दो मुझे। उसने फॉर एग्जाम्पल खड़े होकर वहीं पे किसी अपने घर के किसी कमरे में खड़े होकर उसने अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर ली, ओके। आपने बच्चों से कहा फॉर एग्जाम्पल आप इस्लाम में तो बच्चों को पढ़ा रहे सिला रहमी या आपस में हमदर्दी, ओके भाई तुम 4 बंदे हो, ग्रुप है, तुमने जाके इस पे वीडियो बना के लानी है। अब बच्चा आजकल तो हर बच्चा टिकटॉक यूज कर रहा है, क्या वो बैठ के रोल प्ले नहीं कर सकता? ओके। हमारे कॉलेज के अंदर मिस्टर गुफ्ता ने एक्टिविटी करवाई कि लिटरेचर के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, लिटरेचर के अंदर, उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर रोल प्ले करवाना। उन्होंने एक्टिविटी पिछले 2 सेमेस्टर्स में करवाई कि बच्चों को किताबें असाइन कर दी कि आपने इस किताब के ऊपर जो है ना आपने रोल प्ले करके आना है। अब वो बच्चे जो किताबों में वैसे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है उस जब रोल प्ले का मौका मिला, एक्टिंग का मौका मिला, तो उन्होंने वो किताबें भी पढ़ी और उसके लिहाज से उन्होंने रोल प्ले भी उस पर किया। अब यही चीज आपने कहा कि चलो जी हमने बच्चों को, बेटा तुमने इस पर वीडियो बना के लानी है, तो फला चीज पढ़ कर आए हो, तुम इस पर वीडियो बना के लेकर आओ, तुम ये इलामा इकबाल की ये नज़म पढ़ी है, तुम इस पर वीडियो बना के लेकर आओ, ठीक। या इसी तरीके से आपने उसका असाइनमेंट सबमिशन के लिए कहा, जैसे आप लोग मशवरा दे रहे हैं कि बायोलॉजी पढ़े, बेटा ठीक है तुम प्लांट्स की वीडियो बना के लेकर आओगे, तुम फला प्लांट की वीडियो बना के लेकर आओ, तुम फला चीज की वीडियो बना के लेकर आओ। या जैसे मैंने आपको बताया कि करंट इश्यूज के हवाले से बात हो रही है, बेटा फलस्तीन के मामले पे, तो जैसे मैंने बताया कि अमेरिका के स्कूल के अंदर असाइनमेंट मिला कि फलस्तीन के इशू के ऊपर उन्होंने बच्चों का वीडियो बनाकर लेकर आओ। जी राबिया, आपने हैंड रेज किया था, बोले। इंटरव्यू ले सकते, गुड, बिल्कुल। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आपने कारगिल की जंग के जमाने में कहा कि कारगिल की जंग पढ़ाते हुए कि बेटा तुम्हारे खानदान में वो लोग जो जिंदा थे जिन्होंने कारगिल की जंग देखी, उनका इंटरव्यू लेकर आओ, फॉर एग्जाम्पल, ओके। और इस तरह से आपने जो रेलिवेंट टॉपिक्स आपने साइन किए। अच्छा देखो ये चीजें ऐसी जिसको मैंने क्लास में डिस्कस किया है, हाँ है ना, पहले भी क्लास में डिस्कस किया है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि कैमरे का टॉपिक मैं पढ़ा चुका तो गलत कह रहा हूँ? जी आसफा क्या कह रही थी आप? ठीक है, बिल्कुल। आसफा ने कहा कि बेटा घर पे जाके अपने हाउस के बारे में वीडियो बना के लेकर आओ ताकि कल कल मुझे चोरी वोरी करना हो तो आसानी से कर लो। लेकिन अब इसमें क्या है कि तुम्हें प्राइवेसी का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि स्पेशली छोटे बच्चे जो है उनका कंटेंट देखना मतलब प्राइवेसी का ख्याल हो, और उसको फिर आपने उसको डिलीट भी करना है, तो कंटेंट कोई भी बच्चे का कंटेंट कोई अब्यूज ना करे, ये चीजें होती हैं। एड मोडो के जो खत्म होने की बहुत बड़ी वजह यही थी कि उस पर इन पर यही एतराज लीगल केस हो रहा था कि बच्चों को वो बनाया था बच्चों के लिए, तो उन पर लीगल एतराज यही था कि बच्चों का जो कंटेंट है आप उसको बगैर कंसेंट के यूज कर रहे हैं और उसके सिक्योरिटी का आपने ख्याल नहीं रखा, तो इतना बड़ा मुकदमा था कि उन्होंने सोचा हम बंद ही कर दें। तो ये सब इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को भी इसका ख्याल रखना होगा कि हमारे जो बच्चों का डेटा वगैरह इस तरह से लीक ना हो, ठीक है, ये बात समझ में आई या मसला? अच्छा तो अब मैं इसी तरफ आता हूँ कि देखो बात क्या है कि यार हमने हर चीज़ को कवर किया हुआ है क्लास के अंदर, और कोई तमाम टॉपिक्स हमने कवर किए हुए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो कवर ना की हो। पेपर देख के हैरान या परेशान मत हो जाना। और मुझे तो लोगों ने ये भी फीडबैक दिया कि सर पेपर देने के तो आपकी एग्जाम्पल जहन में आ रही थी और खुद ब खुद पेपर हो गया।
परेशान मत हो, परेशान ज़्यादा हो गए तो फिर तुम लोग से वाक़ईतन कोई काम नहीं होगा। तुम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी, पूरे कराची के जितने बीएड के बच्चों को बैठा लेना, हमारी क्लास से जितना काम किसी और ने नहीं किया होगा। लिटरली मैं इस बारे में बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ। हमने सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज के फ़वायद और नुकसान बताए नहीं, हमने पढ़ के दिखाया, हमने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हासिल करके आए। ठीक है, तो हमने कैमरे, इन्फोग्राफिक्स वगैरह हर हर एस्पेक्ट में हमने बात की, और जो कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो मैंने सॉल्व किया हो, हर चीज़ आप ही लोग सॉल्व कर रहे होते हो। तो जब पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे भी ऐसे ही होगा, बस परेशान नहीं होना। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़, अब मसला ये है कि यार एक तो आईसीटी का कोर्स है बहुत बड़ा, असूलन इसको साल भर में करना चाहिए। एक तरीका, सबसे अच्छा तरीका, हर कोर्स के अंदर आईसीटी का सेक्शन हो। ये नहीं कर सकते, कम से कम आईसीटी को साल तक कर दो, आराम से तसल्ली से पढ़ा सके। मैं आप लोगों को करवा सकूँ, हाँ जी वीडियो बना के लेकर आनी है, बहुत सारे काम मैं नहीं करा सकता। मैंने मीडिया लिटरेसी पढ़ानी थी आप लोगों को, मैं नहीं पढ़ा सकता। अब शायद नेक्स्ट सेमेस्टर जिंदगी रही तो वर्कशॉप करवा लेंगे, लेकिन मीडिया लिटरेसी क्या है, कैसे हम मूवीज को एनालाइज करें, क्या सीन को आप लोग जब देखिएगा आप लोग खुद भी रियलाइज करेंगे कि यार ये मूवी हमने देखी हुई है, लेकिन अब जब इस लेक्चर सुनने के बाद देखना तो इसमें तो हमें कुछ और ही नजर आ रहा है। कलर की क्या थीम होती है, कलर से हम क्या मैसेज दे रहे होते हैं, इस फना सीन के अंदर क्या मैसेज था, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बड़ा जबरदस्त सी बात होती है। लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। टॉपिक है मीडिया लिटरेसी का, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता, कोर्स बड़ा लेंदी है। अब कराची यूनिवर्सिटी वाला कहीं से पेपर बना के दे सकता है। अब फिर हमने ये नोट किया, जब कंप्यूटर लिटरेसी का पेपर आ रहा है तो आईसीटी का सवाल दे रहे हैं, और आईसीटी का पेपर आ रहा है तो कंप्यूटर लिटरेसी का सवाल दे रहे हैं। तो ये मसले हैं, ये मसले हैं, ये वो कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राज। तो फिलहाल जो मैं बताता हूँ ना, पास पेपर वाली एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे तुम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर जाएगा। तुम लोग एटलीस्ट कॉन्फिडेंस से जाओगे, हाँ जी हमने किया हुआ है, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से उन्होंने एक सवाल पूछा कि डीएसएलआर क्या होता है। हाँ जी, डीएसएलआर क्या होता है? बहुत शुक्रिया मुझे बताने का कि डीएसएलआर कैमरा होता है। अगर आप लोग मुझे ना बताते तो मैं क्या करता। तो भाई सवाल उनका आया कि इसका एब्रीविएशन क्या है, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। कोई तुक नहीं इस सवाल की, कोई तुक नहीं इस सवाल की। या डीएसएल, हम क्या कोई ये पढ़ा रहे कि डीएसएलआर क्या होगा, एब्रीविएशन बताओ? पागलों जैसा सवाल है, अहमकाना सवाल है, लेकिन हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है, तो लिहाजा वी शुड लर्न टू सर्वाइव विद इट। तो ये सवाल आ चुका है कि डीएसएलआर का एब्रीविएशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से अब इसके क्या फायदे हैं भाई, एक सिंगल लेंस होता है, उसी से व्यू करते हैं, उसी से कैप्चर करते हैं, कोई एडवांस फीचर्स वगैरह इसके अंदर मौजूद हैं। पेपर में सवाल आ गया जी इसके एडवांस फीचर्स होते हैं, एक ही लेंस से आप देखते हैं, एक ही लेंस से कैप्चर कर सकते हैं, उसी से देख भी रहे हैं, उसी से कैप्चर भी कर रहे हैं। डिजिटल होता है, ओके, तस्वीरें जो है फिल्म में सेफ नहीं हो रही, डिजिटल उसमें सेव हो रही हैं। रिफ्लेक्स टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी का नाम है रिफ्लेक्स। ठीक है, और आगे, और आपने आगे क्या लिख दिया, कैमरे के फवायद, क्लासरूम में कैमरा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों से हम क्या एक्टिविटीज करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो आंसर कॉपी भर गई, आपने सवाल का जवाब दे दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब कोई सवाल किसी का, अब कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं है, बस मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे। कल जो है आप लोगों ने एक काम करना है,